वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी नीट विस्परर। सो आज मैं अपना वीकली शेड्यूल, पर्सनल जो वीकली शेड्यूल है वो आपके साथ फॉलो करना चाहूँगी, जिसने मेरी नीट की जर्नी में बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। बिकॉज ऑफ दिस शेड्यूल आई गॉट माई रैंक 3659 इन नीट 2022। सो अगर आपको भी अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टली मैनेज करना है और स्मूथली चलाना है, देन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली क्या होता है ना कि जो कोचिंग जाने वाले बच्चे हैं उनका क्या होता है, मान लो जिनकी सुबह क्लास है उनका क्या होता है 3 बजे तक, और जो ये टाइम है वो सारा पैक्ड रहता है क्योंकि वो कोचिंग जाते हैं। उसके बाद उनका लंच और उनका एसेंशियल जितने भी वर्क होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, नहाना वगैरह सब कुछ, उसमें उनका टाइम वेस्ट हो चुका होता है 3 बजे तक। तो 3 बजे तक तो उनकी क्लास के लिए एसेंशियल टाइम है ही है। फिर 3 बजे के बाद हमें क्या करना है, तो 3 बजे के बाद देखो जो उधर 6 घंटे में कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो हम घर पे आके 3 घंटे में रिवाइज़ कर सकते हैं। आधे घंटे के अंदर रिवाइज़ किया जा सकता है यदि आपने कोचिंग के अंदर अच्छे से ध्यान दिया हो। दैन उसके बाद हमें क्या करना है, 3 से 6 बजे तक कोचिंग के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट के अंदर जो भी पढ़ाया गया था उसको थोरली रिवाइज़ करना है। थोरली रिवाइज़ करने का क्या मतलब है, इसका मतलब आपको नोट्स तो करने ही करने हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ MCQs वगैरह बताए होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे, उन सब को आपको अच्छे से देख लेना है कि कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा है, या फिर किस हिसाब से उन्होंने आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कराए हैं, या फिर मतलब क्लास के अंदर हमारे को लगभग चीज़ें कवर करा दी जाती है। पर ये होता है ना कि हमारी एक ह्यूमन मेमोरी है, ह्यूमन टेंडेंसी कि हम भूलते हैं। तो यदि हमें 100% पढ़ाया गया है तो हम घर आते हैं तो हमारे 70 से 80% रिटेन रहता है मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम। तो उस चीज़ को यदि हम रिवाइज़ कर ले घर पे आके, उसका मतलब उस दिन का उसी दिन रिवाइज़ हमने कर लिया है, तो हमारे साथ क्या होता है कि जो 60 से 70% हमारी रिटेनिंग थी वो लगभग 80 से 90% तक पहुँच जाती है। मतलब बेसिक कंसेप्ट हमें याद हो चुकी है। बेशक से वो लॉन्ग टर्म के लिए ना हो, यदि आप रोज़ रोज़ रिवाइज़ करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएंगी। अब वो शॉर्ट टर्म के लिए आपने रिवाइज़ किया है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, ये तो आपका रोज़ का है कि आपको रोज़ क्या करना है, ये 7 का 7 आके रिवीजन करना ही है। 3 से 6 तो आपका फिक्स है, पैक्ड शेड्यूल है। 6 से 7 आप थोड़ा बहुत रेस्ट लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बाहर घूम लिया, वॉक कर ली, खुली हवा में चले गए, दोस्तों के साथ गप्पे मार ली, कुछ भी। और लगभग 6 से 7 आपने ये किया, और खाना वगैरह उस टाइम में हो जाता है। मुझे नहीं लगता खाना वगैरह खाने में इतना ज़्यादा कोई टाइम लगता होगा। फिर आती है आपकी 8 से 9 बजे तक की बारी। तो 8 से 9 बजे तक की बारी के अंदर आपको NCERT रीडिंग हर हाल में करनी है। दिस इज़ फॉर मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इस दिन आप NCERT रीडिंग करेंगे। अब NCERT रीडिंग बायोलॉजी के लिए तो देखो NCERT इनफ होती है। मतलब यदि 90 में से आपकी कोई 4 या 5 क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT आ जाते हैं, और यदि आप 85-86 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर ही आते हैं, तो आई थिंक दैट्स वर्थ इट फॉर द सिलेक्शन। इसके अंदर आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो यदि आपने NCERT के ऊपर बायो के अंदर अच्छे से ग्रिप कर रखी है, तो इसके अंदर आपका क्या है, आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में हमें पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एंड फिज़िकल केमिस्ट्री होती है। सो ट्रीट फिज़िकल केमिस्ट्री एज फिज़िक्स। इसके अंदर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योरली बेस्ड होती है NCERT के ऊपर। तो यदि आप NCERT की रीडिंग मार रहे हैं, इसमें मैंने बोला 8 से 10 बजे तक, यानी 2 घंटे की आपकी NCERT की रीडिंग होगी। उसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपको कवर कर लेनी है। आपको एक बार NCERT की रीडिंग मतलब करी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी NCERT की क्लिनिक करी मतलब रीडिंग करी हुई होगी, तो ये आप इन सब क्वेश्चन जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं NCERT से, उनको आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT से करके रखनी है। सीधे के सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, इंटरमिंगल मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे वाले टॉपिक में लग सकता है, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट कोई पहले वाले टॉपिक में लग सकता है। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
जो आपके टीचर्स ने आपको नोट्स के अंदर जो करवा रखे हैं क्वेश्चंस, हो सकता है वो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ भी हो, मोस्टली टीचर्स उधर की उधर ही कवर कराने की सोचता है, तो आपको वो करना ही करना है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आप NCERT मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो आप NCERT की रीडिंग में कवर कर लेंगे। केमिस्ट्री और बायो की आपने की, और ऐसा नहीं है आपने फिज़िक्स छोड़ा कि 3 से 6 जो बजे तक आपने जो 3 घंटे काम किया था उसके अंदर आपने फिज़िक्स कवर कर लिया है लगभग उस दिन का, न्यूमेरिकल से रिलेटेड करें हैं। तो 10 बजे तक आपने ये किया। इस 1.5 घंटे के अंदर आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है। वो आपको मॉड्यूल के अंदर जो आपके ट्यूशन्स मिलते हैं, या फिर आप अगर कोई कोचिंग को ज्वाइन नहीं करे हैं तो प्रीवियस ईयर ट्यूशन्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्लियर होंगे तो आपके आगे के लिए आसानी हो जाएगी। देन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये प्योरली आपकी फ़िज़िक्स प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। 8 से 10 आपको फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस करनी है, यानी आपने पूरे हफ्ते के दरमियान जितनी भी आप थ्योरी पढ़ चुके हैं उसके ऊपर जितने भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन, इजी, हार्ड, वेरी हार्ड, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। देन उसके बाद वही 10 से 11:30 आपकी MCQ प्रैक्टिसेस है। तो सिंस आप फिज़िक्स के क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व कर चुके हैं, तो इस दिन आप जो फिज़िक्स के कर चुके हैं तो आपको केमिस्ट्री और बायो के ऊपर क्वेश्चन कर लेने हैं। तो इससे क्या है, आपको कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं, तीनों सब्जेक्ट के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ बनी रहेगी। तो ये तो है आपका बेसिक शेड्यूल जो कि आप फॉलो कर सकते हैं कब, जब आपकी कोचिंग चल रही होती है। यदि आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो, जैसे कि आपको ये जानना हो कि आपको जब कोचिंग वगैरह ख़त्म हो चुकी है आपकी और वो टाइम आ चुका है जब आप रोज़ पेपर वगैरह दे रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, तो वीकली शेड्यूल मैं लेके आ जाऊँगी। पर ये आपका वर्किंग शेड्यूल है। और अब आप सोच रहे होंगे संडे का क्या हुआ, तो बात करें हम संडे की, तो संडे को क्या होता है, संडे को मोस्टली हर एक कोचिंग के अंदर होता है आपका मॉक टेस्ट। तो उस दिन आप जो पहले का काम था उससे आप रेस्ट लेंगे, संडे को आप मॉक टेस्ट दे के आएंगे। संडे को आपको बस इस मॉक टेस्ट को ही है ना अपने मतलब एकदम उसका बढ़िया से एनालिसिस कर लेना है कि आपने किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन गलत किए, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, इसके ऊपर एनालिसिस कर लेना है। क्योंकि आपको पता तो लग ही जाता है कि ये चैप्टर आया था और इससे मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए, इसका मतलब ये मेरा वीक टॉपिक है, वीक चैप्टर है। इस पे आपको अच्छे से फोकस कर लेना है। यदि आप अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं तो सोचो एक मॉक टेस्ट के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हमारे टाइम पे तो खैर 200 क्वेश्चन कर दिए थे, हो सकता है मैंने सुना है कि 180 क्वेश्चन वापस शुरू हो चुके हैं। तो 180 क्वेश्चन के ऊपर आपने कॉन्सेप्ट मतलब आपकी पकड़ बन चुकी है, 180 कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए हैं। क्योंकि मोस्टली जो आपके इसके ऊपर MCQs वगैरह जितने भी आते हैं आपके मॉक टेस्ट के अंदर वो वेरियस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लेना है, और सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन मैंने सही किया, कौन सा गलत कर दिया। बस आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि पेपर देने के बाद आफ्टर पेपर आपको वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं है, उनसे रिलेटेड आप किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। पेपर एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। इसका मतलब ये होता है कि पहले आपको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था और एग्ज़ाम के बाद वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेसिकली टीचर्स यही चाहते हैं कि मॉक टेस्ट से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके अंदर क्लियरिटी आए कि ये वाला टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, इस सेक्शन से क्वेश्चन मैं कवर नहीं कर पाया, इस सेक्शन से मैंने क्वेश्चन कवर कर लिया। यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो भी आपका मतलब बहुत बहुत टीचर से करा हुआ एफर्ट आप यूज़ कर लेते हैं। सो ये था मेरा वीकली शेड्यूल जो मैं फॉलो करती थी। देखो संडे को मैं ज़्यादा है ना वो प्रेशर नहीं देती थी खुद के ऊपर, क्योंकि पूरा जो हफ्ते का प्रेशर था, 6 दिन का प्रेशर हमारे ऊपर पहले इतना आ चुका होता है। संडे को एक दिन हम रेस्ट मांगते हैं। तो यदि मॉक टेस्ट वाला काम है ये हम अगर
पूरा कर लेते हैं, अच्छे से एनालाइज़ कर लेते हैं। मैक्सिमम यदि आपको ज़्यादा ही टाइम लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटा लगेगा इस पूरे पेपर को एनालाइज़ करने के लिए। मेरा तो खैर इतना नहीं लगता था, पर अगर कोई ज़्यादा ही कुछ डीप में चला जाता है, कुछ नर्ड्स होते हैं जिनको ज़्यादा ही अच्छे से चीज़ें करने की आदत होती है, उनको हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, बट 2 घंटे के अंदर अंदर आप इस टेस्ट को एनालाइज़ कर लेंगे। इसके बाद में इससे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। यदि आपने इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं तो एक मॉक टेस्ट, और पूरे साल में देख लीजिए 54 हफ्ते होते हैं, तो 54 टेस्ट तो आप दे चुके होंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। और सिंस क्या होता है, मतलब मोस्टली कोचिंग्स के अंदर 7 से 8 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस करा ही दिया जाता है। यदि नहीं कराया जाता है तो भी, यदि आप 1 से 2 महीने तो हर कोई टेस्ट सीरीज़ चलाता है, हर कोचिंग टेस्ट सीरीज़ चलाती है, तो सोचिए कितने सारे 180 × 54, इतने सारे तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, जो कि एग्ज़ाम में आ चुके होंगे, क्योंकि मोस्टली कोचिंग फोकस करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, या फिर जो आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आने की, जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है उनके ऊपर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये सारे आप कर लेंगे। उसके बाद जब आपकी मंथली सीरीज़ चलेगी, रोज़ आपके टेस्ट हुआ करेंगे, तो सोचिए यदि 60 टेस्ट भी होते हैं तो वही 60 × 180, इतने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि तैयारी आप करके जाएंगे तो पेपर कैसा भी है, मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत आएगी उस पेपर को क्लियर करने में। सिंस अभी मैं 2022 सेलेक्ट हुई हूँ, उसके बाद मैंने 23 का पेपर भी देखा है, 24 का पेपर भी देखा है, और 25 का पेपर भी देख लिया है। दिक्कत आती है बच्चों में, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं यदि वो थोड़ा सा हार्ड पेपर देखते हैं। आप जितने ज़्यादा आप टेस्ट सॉल्व करेंगे, जितने आपने MCQs सॉल्व किए होंगे, उतनी आपकी जो चांसेस हैं नीट क्लियर करने के, वो बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चांस टू क्लियर योर नीट UG एग्ज़ाम। तो कैसा भी पेपर आए, आपको निराश नहीं होना है, और अच्छे से अच्छे आपकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी यदि आप इस हिसाब से अपने वीकली शेड्यूल को फॉलो करेंगे। तो अगर इसके बाद भी आपको कोचिंग के साथ अपना शेड्यूल बैलेंस करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपके साथ और भी टिप्स शेयर करूँगी, या फिर मेरी एडवाइस जो मैं आपको दे सकती हूँ। और यदि आप कोई फाउंडेशन के बच्चे हैं, या फिर कोई स्कूल के साथ कहीं होता है ना, स्कूल के अंदर ही कोचिंग चला दी जाती है, तो स्कूल के अंदर ही कोचिंग क्लियर करने के लिए अब कोचिंग मतलब वो कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, और आपको यूँ है कि नीट में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना ही करना है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ। और अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना फुल डे रूटीन भी बता सकती हूँ, एक वीडियो में दिखा दूँगी। यदि आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो देखिए मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ, जिससे आप अपने लक्ष्य के एक कदम और नज़दीक पहुँच जाएंगे। So here's all my video from me. Thank you so much.